नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ मनुराज सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। और मेरे साथ है देश के पहले नेट ज़ीरो इंजीनियरिंग एंड रियल एस्टेट कंपनी बूटिस के एमडी दीपक राय जी। दीपक राय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ नमस्कार 18 जी, के नमस्कार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। नमस्कार। हुँ, तो दर्शकों, ज़ाहिर तौर पर एक ऐसा मुद्दा मैं आपके साथ लेकर आई हूँ, जिसको लेकर लगातार आप पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसको और गहराई से समझने के लिए चूँकि स्थिति बेहद विकट है। हमारे साथ दीपक राय जी हैं, जो खुद मार्केट एक्सपर्ट भी हैं और एक खास बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो आपको बेहतर तरीके से आज की मौजूदा स्थिति की गंभीरता को समझाएँगे। चूँकि देखिए, प्रधानमंत्री ने कई बड़े फैसले लिए हैं युद्ध संकट को देखते हुए और विदेश धरती से भी उन्होंने पूरे दुनिया को इस बात को आगाह किया कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा वैश्विक चुनौती से भरा हो सकता है। उनमें से एक बड़ा फैसला जो सीधे-सीधे भारतीय समझने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी सोने की बढ़ा दी गई है। और प्रधानमंत्री ने खुद सभी देशवासियों से बहुत ही एक अपील महत्वपूर्ण की थी कि भई सोना हो सके तो 1 साल तक ना खरीदें। ना ये आपकी एक देशभक्ति का प्रमाण होगा, ये देश हित के लिए होगा। तो किस तरीके से अर्थव्यवस्था से जुड़ा ये सवाल है, ये हम समझेंगे। और चूँकि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ा दी गई है, तो क्या अब भारतीयों का मिजाज क्या है? चूँकि भारतीय अब सोच रहे होंगे कि किस एसेट पर अब लगाया जाए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। एक बहुत सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट सोना रहा है। एक प्यार भी जी, है, रीति से भी जुड़ा है। जब भी शादी होती है, तो हम सोने दे देते हैं, होने वाली बहू को, जाने वाली बेटी को। तो ज़ाहिर तौर पर अब यहाँ पर जो ग्राहक हैं, उनके लिए क्या सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ये मैं समझने की कोशिश करूँगी, जो सोने से भी ज़्यादा फ़ायदा दे पाए। दीपक राय जी, तो मेरा सवाल यही है कि अब सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए भारतीयों के लिए? थैंक यू मनु एंड मैं पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों बोला? हाँ जी। जैसे कि हम आम नागरिक नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि सोना ना खरीदने के लिए बोला जा रहा है। आज आप सब लोग देख रहे होंगे कि रुपए की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट कम होती जा रही है। तो जब हम कोई भी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, वो हमें डॉलर में करना पड़ता है। इंडिया में हम लगभग 2 टन जो गोल्ड है वो माइनिंग करते हैं, उतना भी नहीं उससे कम ही है। बट हम 180 से 200 टन इंपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गैप है और ये खरीदने के लिए हमें डॉलर देना पड़ता है। हुँ, तो प्रॉब्लम गोल्ड पे नहीं थी, प्रॉब्लम प्रॉब्लम है कि अगर हम गोल्ड खरीदेंगे, वो हम अपने घरों में रख लेते हैं, वो हुँ, गवर्नमेंट या हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। बट हम सेम टाइम पे खरीदने के लिए डॉलर में पे कर देते हैं। तो कहीं न कहीं सारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा। अगर हम गोल्ड इंडिया में खुद प्रोड्यूस कर रहे होते तो ये नौबत नहीं आती। हुँ, तो एक तो अगर हमें अपना रुपया बचाना है, हमें हमें डॉलर के अगेंस्ट जो क्योंकि रुपया अगर नीचे जाएगा तो हमारे लिए हर चीज़ महँगी होती जाएगी। जी। तो इस समय द बेस्ट ऑप्शन है कि हम गोल्ड कम खरीदें, तो हमें हुँ, डॉलर कम पे करना पड़े। सेम उन्होंने ऑयल के लिए भी बोला प्रधानमंत्री जी ने, बिकॉज़ जिन चीज़ों से डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहा था, उसको रोकना है। हुँ, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, एवरीबॉडी इसको एप्रिशिएट करते आए, बट ग्लोबली सिनेरियो बदल रहा है बिकॉज़ पहले गोल्ड बेस होता था करेंसी की वैल्यू डिसाइड करने के लिए। हमें ना थोड़ा-सा ग्लोबली भी देखना चाहिए बिकॉज़ आज क्रिप्टो कॉइन्स आ गए। दे आर नॉट हुँ, बैकिंग बाय द गोल्ड। हो सकता आई एम नॉट सेइंग 100% हो सकता है कल के दिन गोल्ड की वैल्यू कम हो जाए। बिकॉज़ ये सिर्फ़ डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। आप कोई भी प्रोडक्ट होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। पहले तो हुँ, सारी दुनिया की इकोनॉमी गोल्ड से डिसाइड होती थी बट अब ऐसा नहीं है। तो एक रिस्क गोल्ड के साथ भी अब होता जा रहा है। तो ये पहले लोग समझते थे जैसे डायमंड्स के लिए कि डायमंड्स इन्वेस्ट करना चाहिए। आज आज लोग नहीं बोलते हैं बिकॉज़ लैब ग्रोव डायमंड्स आ गए। तो ये बहुत केयरफुल डिसाइड करना चाहिए जी, और ये सारी चीज़ें बदलती हैं ग्लोबल लेवल पे। सो एज़ ए जी, स्मार्ट इन्वेस्टर्स बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, ज़मीन और रियल एस्टेट ये हमारे देश में है, ये ना बाहर जाएगा और इसकी वैल्यू हम ही डिसाइड करते हैं। तो आज की डेट में जो मुझे लगता है ये एक सेफेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज़ कभी भी रियल एस्टेट में वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, येस, प्लस करके ही देगी। प्लस करके ही देगी। तो अगर आज आप ज़मीन खरीदते हैं ₹100 की
तो मैं ये नहीं कहता कल 200 हो जाएगी, बट वो 100 का कम नहीं होगा। बाकी किसी चीज़ में ये गारंटी नहीं है आज के तो समय में। प्रॉपर्टी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट सर? यस, यस, प्रॉपर्टी अच्छा, इज़ कहते हैं इज़ ना नाउ कि सेफेस्ट। आपदा में अवसर, ये कोरोना में भी यस, यस, बहुत और ज्यादा हमें चला सीखना था। चाहिए। सी हम हाँ। सब लाइक ह्यूमंस हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब सीखते हैं। तो आज हमें इन्वेस्टमेंट एज़ अ फीमेल आप भी समझती होंगी, हम गोल्ड खरीदते थे बिकॉज़ हमारी बेटियाँ, बहुएँ वो सब सेफ फील करें कि उनके पास कुछ एसेट ऐसा है, जब उनको ज़रूरत होगी, उस एसेट के बदले उनको फंड मिल जाएँगे। बट राइट। अगर उस एसेट की वैल्यू ही नहीं रही या कम हम्म। हो गई, तो हम्म। वो स्मार्ट ऑप्शन नहीं है। जैसे डायमंड का हाल आपने बताया, उसका जिक्र किया। एग्जैक्ट, बिकॉज़ डायमंड लैब ग्रोइंग डायमंड हो गया। आज आज वो चीज़ नहीं है जो आज से हम्म। 5 साल पहले होती थी। बिल्कुल दीपक जी, चूंकि हमें बहुत सारे सवाल सम्मिलित करने हैं, हमारे दर्शकों ने वो जी, सवाल हमें जी, पूछे हुए हैं, तो आपके जरिए उनका जवाब हमारी जानने की कोशिश होगी। अच्छा, बूटे प्लीज़। जैसी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए क्या ये दौर बड़ा अवसर बन सकता है? मैं कह रही हूँ ना, आपदा में अवसर, तो अवसर किसके न पास है इस वक्त, किस ये सेक्टर के पास? अब ये बहुत बड़ा अवसर है, और प्रधानमंत्री जी ने 2016 में जब पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, तो बोला था भारत नेट ज़ीरो नेशन बनेगा हम्म। 2070 में। तो ग्लोबली पता है, और आप ऐसे देखिए मनोज जी, आप जो भी करती हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ दूसरों पे डिपेंडेंस है, तो आप जी। ग्रो नहीं कर सकते, राइट? जैसे बिल्कुल। मान लो आपके घर में खाना बनता है और उसकी गैस सप्लाई किसी और के हाथ में है, हम्म। तो आप हमेशा एक फ़ियर फैक्टर रहेगा, और ये ईरान वॉर के दौरान सामने आ गया। आज हमें हम्म। एलपीजी की किल्लत है, फ्यूल की किल्लत है, बिकॉज़ हमने कभी भी वो रिसोर्स नहीं बढ़ाए जो हमारे पास थे। हम्म। हम जैसे गाँव में बोलते हैं कि भई उधार लेके घी लेके पकौड़े नहीं तल सकते, यू नो? हम्म। तो हमें वो चीज़ें ग्रो करनी चाहिए जो हमारे देश में हैं। जैसे कि हम्म। बायोगैस है, बायो सीएनजी है, और उससे पहले हमें अपना कंज़म्पशन भी लिमिटेड करना चाहिए। तो आपदा में अवसर, ठीक बात है, लेकिन ये अवसर हमारे पास बहुत पहले से था, बट हम सोच हम्म। नहीं रहे थे। तो सोच नहीं रहे आज थे, की डेट में विकल्प के तौर पर सोच नहीं इस्तेमाल रहे नहीं हो थे। रहा था। एग्ज़ैक्टली। तो अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, तभी हम्म। हम ग्रो करेंगे, तभी हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। तो आत्मनिर्भर हम्म। भारत बनने के लिए हमें एनर्जी को हम्म। सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। आपके घर में जितने एनर्जी यूज़ेज़ हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे वो आपका कुकिंग हो, वो हम्म। आत्मनिर्भर कैसे होंगी जब हम नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स बनाएँगे। तो नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स का मतलब है जितना आपका एनर्जी का कंज़म्पशन हो, बिल्डिंग खुद जनरेट करे। जी। तो ये होना ही है, और कोई हम्म। वो इसके अलावा समाधान बहुत नहीं सारे है। देश जो है ना, वो जी, उनकी अर्थव्यवस्था जो है, वो तेल आधारित या निर्भरता से निकल कर आ गई है। तो भारत जी। अब क्या करेगा? क्या उसके पास प्लान है? ये मैं समझूँगी, लेकिन इससे पहले क्या आने वाले दशक में ग्रीन रियल एस्टेट भारत के रियल एस्टेट सेक्टर का मुख्य धारा बिज़नेस मॉडल बन सकता है? मनु जी, ये होना ही है। क्लीन एनर्जी पर फोकस सरकार का ये भी रहा है। काफ़ी ये वक़्त से रहा है, होना लेकिन ही है, लोग ये उस तरफ नहीं होना जा ही पा है। रहे सर। हुँ। ये होना ही है, उसके 2 रीज़न हैं। बिकॉज़ एनर्जी कॉस्ट आज इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 70% कोल पे है। कोल जी। सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है? हुँ। या डीज़ल जनरेटर्स सस्टेनेबल नहीं है, ये लंबा नहीं हुँ। चलेंगे, इनकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर हुँ, रियल हुँ। एस्टेट को अपने ऑपरेशन कॉस्ट कम रखने हैं, तो वो हुँ। सस्टेनेबल होना ही पड़ेगा। हुँ। तो पहले की हमें रियल एस्टेट में हम वो चीज़ें इतना बिकॉज़ हमने फेस नहीं किया था, बिकॉज़ फ्यूल हुँ। आ रहा था, कोयले से बिजली बन रही थी। बट आज आप देखो ना, चल रहा था एक्यूआई काम। 800 ऊपर चला गया, पॉल्यूशन बिल्कुल। होता है, उसका भी रीज़न वही है। आज आप हुँ। ईवी लेके आए, बट समहाउ ईवी को चार्ज तो आप कोल बेस्ड इलेक्ट्रिकल प्लांट से ही कर रहे हो। तो पॉल्यूशन हुँ। एक जगह से दूसरी जगह आपने शिफ्ट कर दिया। तो ये हाँ। सस्टेनेबल होना ही है, और मुझे हुँ। लगता है ये ईरान वॉर और एनर्जी क्राइसिस की वजह से अवेयरनेस और बढ़ेगी, और लोग अब इसके लिए ज़्यादा समझेंगे, बिकॉज़ हम तभी सुरक्षित और सस्टेनेबल हैं, जब हमें ज़रूरतें हम खुद पूरी करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही है दीपक जी, लेकिन इस पे जी। और थोड़ी रोशनी दीजिए कि ग्रीन एनर्जी के लिए भारत के लिए कितनी बड़ी ज़रूरत है ग्रीन एनर्जी? और उस पर हमें क्यों मूव करना चाहिए? आज हम यंग कंट्री हैं, हमें आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, हमें ज़रूरतें ज़्यादा हैं। अगर आप कंपेयर टू प पर कैपिटा कंपेयर करें आप चाइना से, यूएस से, यूरोप से, हम बहुत कम एनर्जी कंज़्यूम करते हैं। अब
जैसे कि टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा, आप आज दिल्ली में टेम्परेचर देखें, तो हमें इसके लिए कूलिंग चाहिए, कूलिंग के लिए एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्टेनेबल नहीं है, तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएँगे। अगर आज आप जहाँ बैठे हैं, आप अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी सोसाइटीज़ में जनरेटर फेल हो गए, एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा है, बिकॉज़ हाउ द टेम्परेचर इज़ ग्रोइंग, एनर्जी डिमांड इज़ ग्रोइंग। अब हम यंग कंट्री हैं, तो हमें प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कोल्ड स्टोरेज, डेटा सेंटर, वी आर हंग्री। हमारा जो देश है अभी एनर्जी हंगरी की तरफ है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमें सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी, अगर हमें लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है तो। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या भारत वास्तव में अगले 10 से 15 वर्षों में तेल निर्भर अर्थव्यवस्था से बाहर निकल सकता है, जिससे और भी दूसरे देश निकल आए हैं? बिल्कुल निकलेगा, बिकॉज़ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, और इंडिया हुँ, में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज हमारे हुँ, यहाँ जितने इंजीनियर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वी हैव कैपेबिलिटी, बिकॉज़ हम दुनिया हुँ, में काम कर रहे हैं। इंडियंस हुँ, किसी से कम नहीं है। हुँ, आज अगर हमें एम क्लियर है, हमारी ज़रूरतें हमें समझ में आ गई, हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे। लाइक हुँ, बूटस में हमने 2022 में वर्ल्ड की फर्स्ट नेट ज़ीरो लाइब्रेरी बनाई थी, जो ओके। हाईएस्ट एफिशिएंट बिल्डिंग है, जो हुँ, हुँ, जितना उसका कंजम्पशन है, उससे डबल वो जनरेट करती है। तो इस हुँ, टाइप की चीज़ें हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि ये हुँ, थ्योरी है, इज़ इट पॉसिबल? हुँ, हुँ, तो हमने कोल्ड स्टोर बनाया, बिकॉज़ फॉर फार्मर्स वी नीड कोल्ड स्टोरेज, जो हुँ, हमें हुँ, हुँ, सस्ती ऑपरेशन कॉस्ट में प्रोड्यूस करे। तो ये हुँ, सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सिर्फ़ हुँ। माइंडसेट था, हमें लगता था कि ये महँगा है, क्यों करना है, ज़रूरत नहीं हाँ है। जी, तो वो मैं वो इसी अब काउंटर ये एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, तो वो पॉइंट अब पे आने सबको वाली समझ थी। में आ गया। हाँ, तो अब जी, सबको समझ में आ दीपक गया राय कि जी, वो वही मैं एक जी, रेशो समझना चाह रही हूँ। ग्रीन एनर्जी का ज़िक्र तो सरकार भी करती है, कई सब्सिडी भी बिल्कुल। दी गई हैं। तो कितने स्टार्टअप यहाँ सर आते हैं, कितना सरकार का इसमें सहयोग मिलता है, कितना सक्सेस रेट इसमें रहा है? चूँकि आपने मुझे ये चीज़ें तो समझा दी कि भई ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक ज़रूरत है ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करने की। हम ईंधन पर डिपेंडेंट नहीं होते, ईंधन से नहीं मतलब रह है कि सकते। जो बाहर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आ रहा है, ठीक है? वो कॉस्ट हमारी बढ़ी जा रही है, अर्थव्यवस्था के लिए भी बिल्कुल, बिल्कुल। सेटबैक हो ही जा रहा है। तो वैकल्पिक ऊर्जा फिर मतलब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करो। तो लेकिन बिज़नेस है ना दीपक राय जी। तो बिज़नेस जो स्टार्टअप डाल रहा है, वो तो ये सोचेगा ना सक्सेस रेट कितना है, सरकार की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है। मैं चलो बड़ा लेमैन में आपको इसका आंसर देता हूँ। हाँ, जी। देखिए, मैं एक बिज़नेस मैंने शुरू किया, मैंने सस्टेनेबल बिज़नेस को सुना, नेट ज़ीरो बिल्डिंग्स बनानी शुरू की। शुरू में हमें प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। एक हुँ, एग्जांपल देता हूँ जो हमने खुद फेस किया, बिकॉज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वाज़ हाई। बट आज आप देखो, उनकी रनिंग कॉस्ट कम है, एंड दीज़ बिल्डिंग्स आर गिविंग मी मोर रिटर्न कंपेयर टू एनी टिपिकल बिल्डिंग। तो ये माइंडसेट क्वेश्चन है। हुँ, आपको सोने के अंडे खाने हैं या मुर्गी अभी काटनी है? इट्स योर डिसीजंस। लाइक आप समझे कि आप हम L1 वाले माइंडसेट से सोचेंगे कि आज हमें कम से कम पैसे खर्च करने हैं, देन ऑब्वियसली वी विल सफर इन फ्यूचर। हुँ, सस्ता आज करने का मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हाई होगा। ये बिल्कुल हुँ, गलत है। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा खर्च करके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कमाते हैं, तो ये तो माइंडसेट कॉल है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज ये लोगों को समझ में आ रहा। आप कभी भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो आप सबसे सस्ती चीज़ नहीं खरीदते ना। हुँ। राइट तो सर। थोड़ा-सा अगर इनिशियल कॉस्ट हाई है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में, बट उसका हुँ, पेबैक अगर काफ़ी अच्छा है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छे है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक नॉर्मल बिल्डिंग है, और एक नेट ज़ीरो बिल्डिंग है। तो अगर नॉर्मल हुँ, बिल्डिंग में आपको रेंटल ₹60 पर स्क्वायर फीट मिल रहा, अगर मेरी हुँ, नेट ज़ीरो बिल्डिंग है, बाहर से जितनी भी कंपनीज़ हैं या टॉप कंपनीज़ हैं, वो मेरा स्पेस लेंगे, एंड दे विल पे मी फॉर ₹90 पर स्क्वायर फीट, बिकॉज़ उनके ईएसजी कंप्लायंसेस पूरे हो रहे हैं। उनके हुँ, यहाँ उनको अच्छी एक्यूआई टेम्परेचर मिल रहा है, उनको एनर्जी के बिल कम पे करने हैं। हुँ, तो ये दिस इज़ द सिंपल बिज़नेस कॉल कि आपको आज आज कॉस्ट कम करनी है, या थोड़ा हुँ। ज़्यादा करके ज़्यादा कमाना है। बिल्कुल दीपक राय जी मुझे लगता है जो जेनज़ीज़ का माइंडसेट मैंने अब तक पढ़ा है, जी युवाओं हाँ, का पढ़ा है, वो अपने एटमॉस्फियर के लिए, अपनी धरती के लिए बहुत ज़्यादा कहना है कि
उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि किस बिल्कुल तरीके से सही। हम जो बिज़नेस शुरू करें वो उनको सेटबैक ना करे, क्योंकि यही हमारा प्लैनेट है, हमें यहीं पे सर्वाइव करना है। इस बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल। लेकर बहुत जागरूक है। लेकिन मैं ये समझूँगी कि क्या मौजूदा वैश्विक संकट भारत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई चेन में बड़े बदलाव का टर्निंग पॉइंट बन सकता है? करेंटली अगर आप जो बिल्कुल, सिचुएशन देख रहे मैं तो ये बोलता हूँ ये अवसर है और हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तभी नए इनोवेशंस होते हैं। राइट। तो ये प्रॉब्लम्स हैं एंड वी ऑल आर हुँ, अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम्स हैं और हुँ, इनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, हमारे हुँ, आस-पास ही हैं हुँ, और हम इनको कर सकते हैं। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे, अगर आज हमने अपना एनर्जी शिफ्ट किया इंडिया ने, तो हुँ, फ्यूचर में हमारी डिपेंडेंसी कम से कम रहेगी। हुँ, जब हम डॉलर्स को एनर्जी के लिए बाहर नहीं भेजेंगे, वो इन्वेस्टमेंट हमारे इंफ्रा में लगेगा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएगा। देखिए, आप ऐसे समझिए, ये हम सबका ही पैसा है, जो हुँ, जो एनर्जी में बाहर जा रहा है। हम ऑयल खरीद रहे हैं, हम एलपीजी खरीद रहे हैं। अगर वो पैसा इंडिया की ज़रूरतों में लगेगा, तो एंड ऑफ द डे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके और एडवांटेज हम भी तो हमें बहुत बड़ा, मिलेंगे। खुद में ही बहुत बड़ा मार्केट है, एग्ज़ैक्टली। 140 करोड़ की जनता है ये। हाँ, सो अच्छा, आप सिंपल सोचिए, हम क्यों हुँ, दूसरों को ग्रो करा रहे हैं? हुँ, हमें एक बार तो स्टेप लेना पड़ेगा, हमें डिपेंडेंसी कम बिल्कुल। करनी पड़ेगी और यही हुँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बार-बार। और आज हर हुँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, आज मैं सोचूँ मैं सस्टेनेबल बिल्डिंग्स नहीं बनाता हूँ, मैं तो डीज़ल से ही चलाऊँगा। आप हुँ, पॉल्यूशन करते हैं, वो पॉल्यूशन को करने की वजह से आपके यहाँ टूरिज़्म नहीं आता है, टूरिज़्म नहीं हुँ, आने से आपकी इकोनॉमी डाउन होती है। आप देखिए ना, ऐसे क्लोज़ लूप, वो यस। मनी आप बाहर भेजते हैं, डॉलर्स बाहर जाते हैं, अपना रुपया डाउन होता है। तो हुँ, ये तो हमें सोचना पड़ेगा। हुँ, और दिस इज़ द हाई टाइम, This is the it's a perfect time. It's a परफेक्ट perfect टाइम, time राइट। for India. India should reset. हाँ, हम सबको रीसेट होके सोचना पड़ेगा कि अब जो इंडिया बनेगा, वो आत्मनिर्भर इंडिया कैसे बनेगा। बिल्कुल, कल के इसी दिन, से जुड़ा आज मेरे तो आपसे आपको सवाल है। एग्ज़ैक्टली आज आपको फ्यूल नहीं मिल रहा, कल के दिन कोई हाँ, बोलेगा आपको हम कोयला नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? राइट। तो इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। पश्चिमी करना पड़ेगा। जो एशिया संकट हमारे सामने है, जी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर बढ़ते खतरे ने क्या भारत को ये एहसास करा दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और अब राष्ट्रीय सुरक्षा का ही हिस्सा है? आई थिंक ये पहले भी था और हुँ, गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में पहले भी सोच रही थी। बट मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि अब इससे डिसीजंस फास्ट होंगे और हुँ, एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा, बिकॉज़ अब हम लोगों को वो हीट फील हो रही है। बिकॉज़ हुँ, आज हमारा डेली लाइफ का इश्यूज़ स्टार्ट हो चुके हैं। तो हुँ, अब अब ये चीज़ें हम लोग भी समझेंगे एंड गवर्नमेंट तो जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक, जैसे हम लोग होते हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है। हुँ, तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एग्जीक्यूशन फास्ट होगा इस डायरेक्शन में और इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। हुँ। हाँ, चलिए। जो ये सिनेरियो बना है, मुझे ऐसा हाँ, लगता है वैसे भी हम मानते हैं कि हमारे देश को ऊपर वाला की बड़ी ब्लेसिंग है, तो शायद यस, इसकी वजह से माइंडसेट लोगों के बदले। जी। तो क्या हाँ, सरकार की ये रणनीति जो सिर्फ़ गोल्ड इम्पोर्ट तक करने की सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक आपको लगता है कि आर्थिक बड़ा विज़न है? लेमैन भाषा के बारे में की भाषा में समझाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर लोग पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज को देखते हुए ये जी। फैसला है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होता है तो क्या होता है? ज़रा ये समझाइए, कैसे अर्थव्यवस्था का चक्र घूमता है और ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है? ये भारतीयों के लिए ही और देश के लिए बेनिफिशियल है? ये समझाएँ सर। हुँ, देखिए, जब हमारी जो मुद्रा होती है, वो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो हम हमेशा डेफ़िसिट में होते हैं, हमारा रुपया वीक होता जाता है। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें, इंडियन करेंसी में ट्रेड करें, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम मेजरली जो अपनी इकोनॉमी वीक कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट बढ़ाने की वजह से कर रहे हैं। हमें हमें विदेशी प्रोडक्ट चाहिए, आज सबको रोलेक्स की घड़ियाँ चाहिए, सबको लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट। बट अगर हम हर एक वो चीज़ खरीदें जो इंडिया में बन रही हो, हुँ, तो हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा। लोग राइट। हमें हमारे प्रोडक्ट को ट्रेड करेंगे, तो हमें इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये लॉन्ग टर्म विज़न है। बट हुँ, उस सब के लिए हर एक भारतीय को सोचना पड़ेगा। हुँ, तो जो के सिनेरियो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो हुँ, गुड्स हो, चाहे वो हुँ, फैक्ट्रियाँ हों,
पहले तो हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, फिर हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने चाहिए कि ग्लोबली लेवल पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएँ। अब आप सेल कैसे करोगे? अगर आपकी एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर देशों से लड़ ही नहीं सकते ना, बिकॉज़ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होगी। जैसे हम बोलते हैं इंडिया युवा है, हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, बट हम ग्लोबली सॉरी टू से बट हम ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे कि जिन प्रोडक्ट को अगर हम बोले कल से हम बंद करते हैं और दुनिया के नहीं हम सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं, नहीं लेकिन है। फिर दीपक राज, ऐसा क्या क्यों, हाँ, क्या वजह है? हमारे पास लेबर सस्ती है, हमारे पास टैलेंट है, फिर हम कहाँ पीछे रह जाते हैं? दो चीज है, माइंडसेट। हम तुरंत बेनिफिट्स वाली पॉलिसी पे ज्यादा काम करते हैं। आज इंडिया में मैक्सिमम इंपोर्ट चाइना से बढ़ता जा रहा है। हमारी इंडिया की जो कंपनियां हैं वो खुद प्रोड्यूस ना करके आउटसोर्स करती हैं, बिकॉज उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो वो माइंडसेट अगर हम खत्म नहीं करेंगे, हम L1 पे चलते हैं, सस्ता। तो अगर हम हर चीज सस्ती करते जाएंगे, उसका इम्पैक्ट भी हम ही लोगों को आना है, बट ये हमें समझना चाहिए। आज हम क्या करते हैं, जैसे हम मान के चलो, मोस्टली जो प्रोडक्ट हम मॉर्निंग में उठ के टूथपेस्ट से लेके, एज ए फीमेल में भी आप मेकअप वट एवर, आप लिस्ट बनाएं और आप उस लिस्ट में देखें कितने प्रोडक्ट हम इंडियंस यूज करते हैं। राइट सर। तो जब देशभक्ति हम होती क्या है दीपक राय जी? देशभक्ति तो यही होती है ना। देशभक्ति ये यही थोड़ी है कि देशभक्ति आपने है। कुछ लेके झंडा फहरा हाँ, दिया, वही देशभक्ति। देशभक्ति तो यही है नहीं ना, नहीं छोटे नहीं छोटे नहीं सहयोग। है। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो एक इंडिया की कंपनी है, एक प्रोडक्ट हाँ, बनाती है, एक एक हाँ, फ्रांस की कंपनी है या यूरोप की या चाइना की कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। दो तरह की फाइट है जहां हमें इंडियन प्रोडक्ट नहीं टिक पाते, क्योंकि हमें ब्रांडिंग्स और वैल्यू इतनी हाई नहीं होती कि हम प्राउड फील करें। आज हम लोग अगर एक बाहर यूरोप की कंपनी की टी शर्ट पहनेंगे, वो 20,000 रुपए की टी शर्ट आएगी तो हमें प्राउड फील होता है। बट वो एक्चुअल कॉस्ट उस टी शर्ट की 2,000 रुपए 1,500 रुपए भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट जो एक राइट। ब्रांड लगा दिया, तो हम इंडियंस वो ब्रांड क्रिएट नहीं कर पा रहे जिससे पहन के हम प्राउड फील करें। तो मुझे ऐसा लगता है ये सबको सोचना चाहिए, और एज ए हमें नेशन अब लेवल पे हमें भी। ब्रांड बनने की जरूरत है। हाँ, हाँ, हमें ब्रांड बिल्कुल, बनने की जरूरत है। बिल्कुल दीपक राय इंडियंस जी। को इंडिया हाँ, को इंडियंस को ब्रांड बनने की जरूरत है। एंड दिस इज द हाई ये टाइम। हाई वक्त टाइम। बहुत कम है। दीपक राय जी, हम इंडियंस के लिए कहा जाता है, हम जी, हमको रटाया जाए रटू तोते की तरह, तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम पर जी, आती है ना सर पे, तो हम करना हाँ, शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल वही ठीक मुझे है। लगता है कि आपने बताया कि हाई टाइम नहीं, बल्कि तो परफेक्ट टाइम है। आपदा में अवसर आप जी, खोजिए, स्वदेशी जी, ब्रांड आप अपनाइए। आप ये देखिए कि जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं उनको आप कितना सहयोग कर रहे हैं वो, और जी, विदेशी ब्रांड को तो इस वक्त जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ना खरीदे, बेहतर हो विदेश यात्रा पे ना जाएं, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो चीज ना लें, जैसे कि उसकी खपत आप काम कर दे, चाहे वो तेल की बात करते हो, चाहे वो सोने की बात करते हो। और यही एक देशभक्ति है। देशभक्ति का प्रमाण और कहीं से नहीं मिलता है। मनोज जी, मैं आपसे और आपके सारे दर्शकों से एक ही बात बोलता हूँ। अगर हम जी। मॉर्निंग से इवनिंग में जितनी चीजें यूज कर रहे हैं, अगर आप हम्म। उसका 50% भी इंडियन प्रोडक्ट यूज करेंगे, राइट। इंडिया सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक राय जी। मुझे लगता है कि हमारे थैंक यू। दर्शकों को ये चीज समझ में आए, और जो माइंडसेट आपने वाली जी, बात कही ना कि वो माइंडसेट जी। बदलने की जरूरत है, तब देखिए किस तरीके से भारत जो है निर्भरता हमें की तरफ हमारे यहाँ ना कैपेबिलिटी की कमी है, ना मेहनत की कमी है। हमें सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, बिल्कुल, समझ थोड़ी-सी बदलनी होगी, और देखिए फिर कैसे बस। भारत रफ्तार अपनी जी, आगे बढ़ाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक राय जी हमसे जुड़ने के थैंक यू लिए, मनोज, और थैंक यू वेरी तमाम मच। जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू सर। थैंक यू।